नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 8 की हिंदी भाषा सेतु के चैप्टर 11 यानी पाठ 11 कलिंग विजय इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। आपको पहले ही बता दूं, इस पाठ को हमने जो आपकी पुरानी बुक थी उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो यदि आपको पाठ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, पाठ को पढ़ना हो, तो आप उसको प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा पुरानी वीडियो को। इस वीडियो में हम सिर्फ इसका अभ्यास कार्य करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें। शब्दार्थ को यहाँ से नोट करें। आगे है अभ्यास प्रश्न। तो अब हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। बोध और विचार, कुछ बताइए। आपसे कहा गया है कि आपने पाठ में जो अब तक पढ़ा उसके विषय में कुछ आप बताइए कि आपने पाठ में क्या पढ़ा। तो आप पिछली वीडियो से, जो कि पिछले साल की बुक में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट तैयार है, आप उसको वहाँ से पाठ को पढ़ लीजिएगा। फिर जो उत्तर यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका उत्तर आप उसी आधार पर दीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है, रेखा ने गायिकाओं के बैठने का स्थान क्यों नियत कर रखा था, यानी क्यों निश्चित कर रखा था। तो रेखा ने गायिकाओं के बैठने का स्थान इसलिए नियत कर रखा था ताकि कोई भी गायिका सम्राट अशोक से न मिल सके, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक को बढ़ावा देने वाली एकमात्र शक्ति कौन थी। तो सम्राट अशोक को बढ़ावा देने वाली एकमात्र शक्ति थी कुमारी रेखा। तीसरा प्रश्न है, अशोक गाना सुनने क्यों आया था। तो अशोक गाना सुनने क्यों आया था, कलिंग के राजकुमार, जब कलिंग विजय के समय जो कलिंग का राजकुमार उपेंद्र था उसके शब्द बार बार अशोक के कानों में गूंज रहे थे, यानी कलिंग के राजकुमार उपेंद्र के शब्द बार बार अशोक के कानों में गूंज रहे थे। उसका हृदय बेचैन था, इसलिए वह अपने आप को भुलाने के लिए गाना सुनने आया था, ठीक है। चौथा प्रश्न है, गायिका के गीत में भ्रमर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो गायिका के गीत में जो भ्रमर शब्द है यह सम्राट अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग हुआ है। पांचवा प्रश्न है, गायिका कौन थी। तो गायिका कलिंग की राजकुमारी थी और अब वह बौद्ध बिछुड़ी बन चुकी है, ठीक है। आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। सही विकल्प चुने। आपसे कहा गया है कि प्रश्न का जो सही उत्तर हो उसे ही आप चुने। पहला प्रश्न है, कलिंग का आधुनिक नाम क्या है। तो कलिंग का आधुनिक नाम उड़ीसा है, इसलिए आपका ख ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एकांकी में किस समय की बात की जा रही है। तो यानी पाठ में किस समय की बात की जा रही है। तो इसमें कलिंग विजय के दूसरे दिन की संध्या की बात की जा रही है, इसलिए घ ऑप्शन आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, रेखा किसका नाम था। तो रेखा प्रधानमंत्री की पुत्री का नाम था, इसलिए यहाँ पे भी ख ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है, नंदिनी के अनुसार सम्राट को बढ़ावा देने वाली शक्ति कौन है। तो नंदिनी के अनुसार सम्राट को बढ़ावा देने वाली जो शक्ति है वह है कुमारी रेखा, इसलिए आपका ख ऑप्शन सही है, कुमारी रेखा। पांचवा प्रश्न है, विश्व विजय की कामना किस में थी। तो विश्व विजय की कामना सम्राट अशोक में थी, इसलिए ग ऑप्शन आपका सही है। आगे है, आइए लिखें। तो अब हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लिखित प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी जो प्रश्न आपको यहाँ दिए गए हैं आपको इनका उत्तर लिखना है। इसमें क है, सम्राट अशोक अनमने क्यों थे, वे अपनी विजय पर स्वाभाविक रूप से प्रसन्न क्यों नहीं थे। इसका उत्तर इस प्रकार से है कि कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक का हृदय बेचैन था, क्योंकि कलिंग के राजकुमार उपेंद्र के अंतिम शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। कलिंग के सहस्त्रों कैदियों के चित्र उनकी आंखों के सामने आ रहे थे। वीत शोक निर्वासन का दृश्य याद आ रहा था, इसलिए सम्राट अशोक अपनी विजय पर स्वाभाविक रूप से प्रसन्न नहीं थे और वे अनमने से थे, यानी दुखी थे, परेशान थे, बेचैन थे। आगे है ख पाठ, कुमारी रेखा की आकांक्षा क्या थी, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो उत्तर इस प्रकार से है कि कुमारी रेखा की आकांक्षा यह थी कि वह पूरे भारतवर्ष की महारानी बने। इसे पूरा करने के लिए उसने सम्राट अशोक को कलिंग को जीतने के लिए प्रेरित किया। कलिंग है, कालिंग नहीं, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आ की मात्रा नहीं रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं ग पाठ। इसमें है, क्या कारण था कि कुमारी रेखा गायिका के सच कहने पर उद्विग्न हो गई। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं।
इसका उत्तर इस प्रकार से है कि जब गायिका ने यह कहा कि कुमारी रेखा सम्राट अशोक से प्यार नहीं करती हैं, बल्कि वह केवल भारत की साम्राज्ञी बनना चाहती हैं, इसलिए गायिका के मुख से सच्चाई सुनकर कुमारी रेखा उद्विग्न हो गई, यानी परेशान हो गई, बेचैन हो गई। आगे घ है, सम्राट अशोक विजय प्राप्त करके भी क्यों हार गए? तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, गायिका सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध क्षेत्र की भयानकता का दृश्य दिखाती है। वह मैदान में पड़े तड़पते लोगों के बारे में बताती है। वह सम्राट को निर्दोष जनता की कराहती हुई आवाजों के बारे में बताती है, जिससे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, यानी उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन्हें यह एहसास होता है कि वे कलिंग को जीत कर भी हार गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ङ पार्ट। इसमें है, सम्राट अशोक अकेले किस प्रकार रह गए? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, गायिका सम्राट अशोक को रेखा की सच्चाई बताती है कि रेखा सम्राट से प्यार नहीं करती, वह तो केवल भारत की साम्राज्ञी बनना चाहती है। सम्राट के सेनापति व सैनिक भी केवल उनकी आज्ञा मानते हैं, वह दिल से सम्राट को प्रेम नहीं करते। गायिका के द्वारा सच्चाई कहने पर सम्राट अशोक को यह एहसास होता है कि वह अकेले रह गए हैं, उनके साथ कोई नहीं है। आगे दूसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आपसे कहा गया है कि जो पंक्तियां आपको यहाँ पे दी गई हैं उनका क्या आशय है, आप यही स्पष्ट करिए। तय है, हिमालय के पाषाण हृदय से शीतल नदियां निकलती हैं। तो इसका आशय यह है कि जिस प्रकार हिमालय की चट्टानों से अनेक नदियां निकलती हैं, उसी प्रकार कठोर से कठोर हृदय में भी दया का भाव अवश्य ही रहता है। यानी कोई भी व्यक्ति कितना ही कठोर क्यों ना हो, कुछ न कुछ दया उसके अंदर भी अवश्य होती है। आगे ख पार्ट है, आशय स्पष्ट कीजिएगा कि जो अपने लिए जीते हैं वे दूसरों का पालन नहीं कर सकते, केवल दूसरों के दया के पात्र बन सकते हैं। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका आशय यह है कि जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं वे स्वार्थी होते हैं, उन्हें दुनिया की परवाह नहीं होती। ऐसे लोग दूसरों की भलाई के लिए सोच भी नहीं सकते, वे केवल दूसरों की दया पर ही निर्भर रहते हैं। यानी जो लोग स्वार्थी होते हैं उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती, उनको कोई इससे परवाह नहीं, फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला की मन स्थिति कैसी है, उसे कैसा लगेगा, वह तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसलिए वह व्यक्ति जो होता है वह सिर्फ दूसरों की दया का पात्र बन सकता है, यानी कोई उस पर दया भले कर दे लेकिन उसे किसी से दया माया नहीं होती है। आगे ग है, आज इस मनोरम जगती तल पर एक पिशाच घूम रहा है। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका आशय यह है कि इस सुंदर संसार में युद्ध का पिशाच घूम रहा है। युद्ध से कभी भी किसी देश में शांति या समृद्धि नहीं आ सकती। यानी आज का जो वातावरण है इसमें समझिए कि धरती पर एक युद्ध रूपी पिशाच यानी राक्षस घूम रहा है, जो कि किसी भी देश को कभी भी समृद्ध नहीं बना सकता, शांति नहीं प्रदान कर सकता है। यानी जब युद्ध होगा तो दोनों देश होंगे जिनके बीच युद्ध हो रहा होगा, उन दोनों की क्षति होगी, हानि होगी, किसी का भी उसमें फायदा नहीं होगा। यानी दोनों को कुछ न कुछ घाटा अवश्य होता रहेगा। जैसे आप रूस यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, तो वहाँ रूस की भी हानियाँ हो रही हैं, उनके सैनिक मर रहे हैं, उनके हथियार नष्ट हो रहे हैं, यूक्रेन के भी सैनिक मर रहे हैं, हथियार नष्ट हो रहे हैं, जो वहाँ की धरती है वो नष्ट हो रही है, वातावरण नष्ट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। तो ये सारे दुष्परिणाम होते हैं युद्ध के। आगे तीसरा प्रश्न है, श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना, अर्थात जो शब्द आपको यहाँ दिए गए हैं, निर्दोष, विश्वस्त, आकांक्षा, भिक्षुड़ी, उज्ज्वल, अतृप्त, इन शब्दों को कोई आपको बोले, यानी आपके माता पिता बोले, भाई बहन बोले, शिक्षक शिक्षिका बोले, या फिर आपके सहपाठी बोलें और आप उसे सुनकर पुनः इसे लिखें, उसे ही कहते हैं श्रुतलेख, यानी सुनकर लिखना। आगे है अनुमान और कल्पना, यानी अनुमान लगाइए और कल्पना कीजिए। यह आपको दिया जाता है आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाने के लिए, तर्क करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, कि सोचिए और बताइए कि यदि ऐसा होता तो क्या होता, आप होते तो क्या करते। ठीक है, पहला प्रश्न है, अनुमान कीजिए यदि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म न अपनाया होता तो क्या होता।
तो आप कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए कि यदि वह बौद्ध धर्म नहीं अपनाया होता, अर्थात शांति की शरण में नहीं गया होता, बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकार किया होता, तो क्या होता? और अराजकता फैलती, वह और जगह पे आक्रमण करता, और देशों पे आक्रमण करता, और लोगों को मारता। ठीक है, आगे दूसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि विचार कीजिए कि क्या कोई राजा ऑब्लिक नेता, यानी राजा या नेता परोपकारी और योद्धा दोनों के कार्य नहीं कर सकता। यानी आपसे कहा गया है कि आप एक बार सोचिए कि क्या कोई राजा यानी प्रधानमंत्री वगैरह या नेता, ये लोग परोपकारी और योद्धा दोनों नहीं हो सकते, यानी दयावान भी हों और योद्धा भी हों, यानी युद्ध को जीतने वाले भी हों। क्या ये दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकते? यदि कर सकते हैं तो आप जो आपके मन में विचार आए वही आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, आगे भाषा बोधन है, तो अब हम भाषा बोधन के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास बनता है, उन पदों को पुनः उसी स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। यानी जो पद आपको यहाँ दिए गए हैं, इनका आपको विग्रह करने के लिए कहा गया है, यानी इनको तोड़ने के लिए कहा गया है, और इसमें कौन सा समास होता है वह भी बताने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसमें क है कलिंग विजय, इसका विग्रह होगा कलिंग की विजय, और समास है तत्पुरुष समास। ख है राजकुटुंब, विग्रह होगा राजा का कुटुंब, और समास होगा तत्पुरुष समास। ग है नारी शक्ति, यानी नारी रूपी शक्ति, यह कर्मधारय समास है। घ है मानव रक्त, विग्रह होगा मानव का रक्त, और यह भी तत्पुरुष समास है। ङ है शत्रु कन्या, विग्रह होगा शत्रु की कन्या, और यह भी तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि का के की जो है यह षष्ठी तत्पुरुष होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भाषा बोधन का दूसरा प्रश्न है कि निम्न आगत शब्दों के लिए हिंदी भाषा के शब्द लिखिए। यानी जो शब्द आपको यहाँ दिए गए हैं ये आगत शब्द हैं, यानी दूसरी भाषाओं से आए हुए जो शब्द होते हैं उन्हें ही आगत शब्द कहते हैं। तो ये आगत शब्द हैं और आपको इनका हिंदी अर्थ लिखना है। जैसे गर्दन, गर्दन का हिंदी होता है गला या ग्रीवा। सजा, इसका हिंदी होता है दंड। कोशिश, इसका हिंदी होता है प्रयास या प्रयत्न। औरत, औरत का हिंदी होता है स्त्री, नारी। दिल, दिल का हिंदी होता है हृदय। सलाह, सलाह की जो हिंदी होती वह होती है राय, परामर्श। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है भाषा बोधन का, और इसमें आपसे कहा गया है कि उदाहरण देखिए, समझिए और लिखिए। यानी जैसे उदाहरण आपको दिया गया है, जिस प्रकार से उदाहरण में करके उसी प्रकार से नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उसको भी आपको करना है। आपको उदाहरण में कहा गया है कि मनुष्यता के मायने कायरता नहीं है। वाक्य को बदल करके लिखा गया है कि मनुष्यता कायरता का नाम नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बाकी के वाक्य जो नीचे हैं उसको करना है। इसमें क है ताकतवर के मायने अत्याचार करना नहीं है। नया वाक्य होगा ताकतवर अत्याचार करने का नाम नहीं है। ख है दयालुता के मायने दबूपन नहीं है। वाक्य होगा दयालुता दबूपन का नाम नहीं है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, और इसमें आपसे कहा गया है कि दिए गए उपसर्ग को शब्द के साथ जोड़कर नया शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी जो उपसर्ग, यहाँ पे आपको उपसर्ग दिया गया है और ये शब्द दिया गया है, आपको इसको जोड़ना है, एक नया शब्द बनाना है और उस शब्द का पुनः अपने वाक्य में प्रयोग करना है। क है सम प्लस देश, तो नया शब्द होगा संदेश और वाक्य होगा मुझे आपका संदेश मिल गया या मुझे आपका संदेश मिला। ख है अति अंत, अति प्लस अंत हो गया अत्यंत और इससे वाक्य प्रयोग होगा टहलना अत्यंत आवश्यक है। ग है निर प्लस दोष, यानी दोष शब्द है, निरुपसर्ग है और नया शब्द होगा निर्दोष और वाक्य प्रयोग होगा रमेश निर्दोष है। घ है प्र प्लस सिद्ध, यानी प्र उपसर्ग है, सिद्ध शब्द है, नया शब्द है प्रसिद्ध। कालिदास अपनी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, यहाँ है रहेगा अंकी बिंदी। आगे पांचवा प्रश्न है और आपसे पांचवें प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यानी जो आपको शब्द यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं
इनका जो सही उत्तर हो उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। जैसे लालसा शब्द, लालसा शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, आगत है। तो लालसा जो शब्द है यह क्या है? यह तत्सम शब्द है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं ख पार्ट। ख में है तोषक शब्द। तोषक शब्द कैसा शब्द है? विदेशी है, देशज है या तत्सम है? तो जो तोषक शब्द है यह विदेशी शब्द है, इसलिए आपका यहाँ भी पहला ही वाक्य सही है, यानी जो पहला आपका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 यही सही है। ठीक है, ग है बिटप का पर्यायवाची है। तो बिटप का पर्यायवाची क्या है? फूल है, पेड़ है, जंगल है। तो बिटप का अर्थ होता है पेड़ यानी वृक्ष, इसलिए आपका ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे है अतृप्त का विलोम शब्द। अतृप्त का विलोम शब्द होता है संतुष्ट। अतृप्त का अर्थ होता है असंतुष्ट, लेकिन जब इसका उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द जो कि यहाँ पे पूछा गया है, विलोम जिसको कहते हैं, वह बताना पड़े तो हो जाएगा संतुष्ट। तो अतृप्त का विलोम शब्द क्या है? संतुष्ट, इसलिए आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे है परिचर्चा, यानी चर्चा परिचर्चा कीजिए, क्लास में डिस्कस कीजिए, ऐसा आपसे कहा गया है। पहला प्रश्न है सम्राट अशोक के बारे में चर्चा कीजिए, यानी सम्राट अशोक कौन था, किस प्रकार का था, कहाँ का शासक था, उसके जीवन चरित्र के बारे में आप क्या चर्चा कर सकते हैं, वह सब अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए, ऐसा आपसे कहा गया है। दूसरा प्रश्न है पुस्तकालय से पुस्तक लेकर अथवा इंटरनेट की मदद से सम्राट अशोक के अनमोल विचार जानिए और कक्षा में बताइए। यानी जब उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उसके बाद जो उसके अनमोल विचार थे वे क्या थे, इसके लिए आपसे कहा गया है कि या तो आप अपनी लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर के उसको पढ़िए या फिर इंटरनेट की सहायता से उसके बारे में जानिए और इस पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। आगे है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट कार्य जो आपको करना है स्वयं से। आपसे कहा गया है कि वर्तमान युग में कुछ महिलाओं ने अपने दम पर जीवन में महान कार्य किए हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर एक पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए और कक्षा में साझा कीजिए। दूसरा आपसे कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर एक स्लोगन रंगीन शीट पर चित्र सहित लिखिए तथा प्रोफाइल में लगाइए, यानी इस पर एक नारा बनाइए और उसको अपने प्रोफाइल फोटो के रूप में लगाइए। आगे है ज्ञान विस्तार, यानी ज्ञान विस्तार का अर्थ होता है अपने ज्ञान को बढ़ाना। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या कीजिए, क्या आपसे कहा गया है? आपसे कहा गया है कि सम्राट अशोक को चंड अशोक क्यों कहा जाता था, इंटरनेट की सहायता से जानकारी प्राप्त कीजिए। यानी उससे चंडाशोक भी कहा जाता था, चंड अशोक कहा जाता था। तो आपसे कहा गया है कि क्यों कहा जाता था, इसके बारे में आप इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कीजिए और जानकारी प्राप्त करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। दूसरा आपसे कहा गया है कि पुस्तकालय में महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेशों को पढ़िए, यानी आपकी लाइब्रेरी में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर कोई पुस्तक होगी तो उसको आप पढ़िए और उनके जीवन के उपदेश क्या थे उसको आप जानिए। ठीक है, आगे लेखक परिचय है, तो हमें लेखक परिचय अवश्य जानना चाहिए, इसलिए हम लेखक परिचय जरूर जानते हैं। लेखक परिचय इस प्रकार से है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म, ये जगदीश चंद्र माथुर जी हैं जो कि इस पाठ के रचनाकार है, लेखक हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को खुर्जा में हुआ। इनके पिता अपने समय के लब्ध प्रतिष्ठ शिक्षक थे। बाल्यकाल से ही श्री माथुर के हृदय और मस्तिष्क पर माता पिता के त्याग एवं तपस्यामय जीवन के संस्कार जमते गए। इनकी प्रथम एकांकी रचना मेरी बांसुरी सन 1936 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब तक इनके 2 नाटक कोणार्क और शारदिया तथा 2 एकांकी संग्रह भोर का तारा और ओ मेरे सपने प्रकाशित हो चुके हैं। मध्यम वर्गीय जीवन की कहानी श्री माथुर की एकांकियों का आधार रही है, यानी इन्होंने जो रचनाएं की है उसमें मिडिल क्लास के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, यानी जो इनका केंद्र है वह मिडिल क्लास है, यानी मध्यम वर्गीय परिवार है। ठीक है, आशा है इस पाठ का अभ्यास कार्य जो कि हमने इस वीडियो में किया है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको पाठ पढ़ना हो तो आप पिछले संस्करण का यानी 15वें संस्करण की जो बुक है उसको हमने पढ़ा रखा है और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस पाठ को वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभ्यास कार्य आप यहाँ से हल कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसको हाइप करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।